क्या हो अगर हम मंगल के कोर को गर्म करें? सुनने में कितना इलॉजिकल लगता है ना। कोर तो पहले से ही गर्म होता है, तो क्या हम उसे गैस स्टोव पर रखकर उसे और गर्म करने की बात कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, इसका एक बहुत ही अहम कारण है, जिसे जानने और समझने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपकी ही तरह बहुत से लोग आराम से बैठकर ये वीडियो देख रहे होंगे बिना अपने फ्यूचर की चिंता किए। फ्यूचर की चिंता? वो कैसी? हमारा फ्यूचर तो सेट है। नहीं दोस्तों, वैसे नहीं। मैं बात कर रहा हूं इंसानों के फ्यूचर की, पृथ्वी के फ्यूचर की। अपनी किताब में सर स्टीफन हॉकिंग ने पूरी मानव जाति को चेतावनी दी थी जन सर्वनाश से बचने के लिए। आज की तारीख में लगभग हर देश के पास न्यूक्लियर हथियार है। ये काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ उससे हम ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वह पूरी मानव जाति को खत्म भी कर सकता है। चलिए मान लेते हैं कि ऐसा कुछ ना भी हो, तब भी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी मुसीबतों से बचने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हर साल एवरेज टेम्परेचर और समुद्री लेवल दोनों ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कई किलोमीटर बड़े ग्लेशियर भी टूट रहे हैं। अगर इन पर ध्यान ना दिया गया तो पृथ्वी का वातावरण उस डेंजर लाइन को क्रॉस कर देगा, जहां से चाहकर भी हम उसे पहले जैसा नहीं बना पाएंगे। चलिए ये भी मान लेते हैं कि सभी इंसानों को एक साथ ही अकल आ जाती है और हम प्रकृति की ओर ध्यान देकर पृथ्वी को पहले जैसा बना देते हैं। लेकिन इंसानी भविष्य की चिंता यहीं पर खत्म नहीं होती। क्या हो अगर एक बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा जाए? जाहिर है कि तब इंसानों का अंत निश्चित है। हमारे पास बहुत पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं जो बहुत समय पहले ही हमें ऐसी किसी भी आपदा की सूचना दे देंगे। पर तब भी क्या? हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस एस्टेरॉइड को रोक या फिर नष्ट कर पाएं। ऐसी परिस्थिति में इंसानी जीवन को बचाने के लिए हमें कुछ लोगों को लेकर पृथ्वी छोड़कर भागना ही पड़ेगा। और अफसोस की बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई हैबिटेबल प्लैनेट है ही नहीं जहां हम जा सके। हाँ, इस वक्त मार्स हमारे लिए एक ठीक ठाक विकल्प जरूर हो सकता है, पर वहां भी हम सिर्फ कुछ दिन ही जीवित रह पाएंगे, वो भी अपने ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ मशीन्स के सहारे। आप सिर्फ कुछ देर तक एक वैज्ञानिक की तरह सोचकर देखिए, आपको मार्स कॉलोनाइजेशन की जरूरत का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन कॉलोनाइजेशन कोई मजाक नहीं है। एक पूरे ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए तकरीबन 100 से 200 साल का समय चाहिए। लेकिन एक ग्रह को रहने लायक कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए तो बहुत मेहनत और समय लग जाएगा, या फिर शायद ना भी लगे अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी और दिमाग का इस्तेमाल करें तो। मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए सबसे पहले हमें वहां के वातावरण, एयर प्रेशर, ग्रेविटी, विंड स्पीड, डेंसिटी जैसी हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, और तभी हम यह जान सकते हैं कि क्या हम उस ग्रह को रहने लायक बना पाएंगे या नहीं। इसी को जानने के लिए नासा ने अब तक मार्स पर 5 रोबोटिक व्हीकल्स यानी कि रोवर्स भेजे हैं। नंबर 1 सोजूनर 1997, नंबर 2 अपॉर्चुनिटी 2004, नंबर 3 स्पिरिट 2004, नंबर 4 क्यूरियोसिटी 2012, नंबर 5 परसिवरेंस 2021। इन रोवर्स के द्वारा मिली जानकारी सचमुच चौंकाने वाली थी। रिसर्च बताती है कि पहले मार्स वैसा नहीं था जैसा कि वो आज है। लगभग 400 करोड़ साल पहले मार्स पर भी पानी बिल्कुल उसी रूप में था जैसा कि वह आज पृथ्वी पर है। रोवर्स ने जब वहां की जमीनी संरचना का अध्ययन किया तो यह पाया कि मार्स पर भी पहले एक बहुत विशाल समुद्र था जिसकी गहराई लगभग 1.6 किलोमीटर थी, और इसने मार्स के 20% एरिया को कवर किया था, जो हमारे आर्कटिक ओशन से भी बड़ा है। तब कुछ एस्टेरॉइड्स की मार्स से टक्कर हो गई थी। इस टक्कर ने मार्शियन वातावरण को कुछ नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन यह मार्स के पतन का मेन कारण नहीं था। असली आपदा तो अभी आनी बाकी थी। इस टक्कर की वजह से मार्स का मेंटल काफी गर्म हो गया। फिर जब समय के साथ यह ठंडा हुआ तो इसने मार्शियन कोर से गर्मी खींच ली, जिसकी वजह से कोर लिक्विड रूप से सॉलिड रूप में आ गया, और यहीं से मार्स का बुरा टाइम शुरू हो गया। जैसे ही कोर सॉलिड हुआ, उसने इंटरनल फ्रिक्शन के कारण घूमना बंद कर दिया, जिसके कारण मार्स का मैग्नेटिक सुरक्षा कवच कमजोर हो गया। मार्स पर अब तक पानी और अच्छा वातावरण इसी वजह से था क्योंकि इसके चारों तरफ यह मैग्नेटोस्फीयर बना था। लेकिन अब क्योंकि यह टूट चुका है तो इस ग्रह पर सोलर विंड्स का आक्रमण हो गया। इन सोलर रेडिएशन ने पानी के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। हाइड्रोजन तो हल्का होने के कारण मंगल के वातावरण की ऊपरी सतह में आकर स्पेस में चला गया, और ऑक्सीजन ने बाकी कुछ धातुओं से जुड़कर CO2, SO2, Fe2O3 जैसे कंपाउंड्स बना लिए।
जब बाकी बचा कुछ पानी इस सोलर रेडिएशन के संपर्क में आया तो सोलर किरणों ने हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ लिया और उन्हें लेकर स्पेस में चली गईं, जिसकी वजह से वहां का सारा पानी हैवी वाटर यानी ड्यूटेरियम वाटर में बदल गया, जो कि ठंडे तापमान की वजह से पोलर कैप्स में बर्फ के रूप में जमा हो गया। नासा ने इंफ्रारेड इमेजिंग मैप से यह पता लगाया है कि मार्स की सतह के नीचे भी पानी मौजूद है। यहाँ कम तापमान भी एक बड़ा कारण है कि हम अभी मार्स पर नहीं रह सकते। सोलर रेडिएशन के चलते मार्स पर भारी मात्रा में जो आयरन कंपाउंड्स यानी Fe2O3 बने हैं, उनकी वजह से इस ग्रह की सतह लाल हो गई है और इसीलिए इसका नाम रेड प्लैनेट भी है। अब यदि हमें मार्स को दोबारा से रहने योग्य बनाना है तो उसके लिए हमें उसके मैग्नेटोस्फीयर का पुनः निर्माण करना होगा, ताकि हम वहां पर बरस रही कॉस्मिक रेज से मार्स के बाकी तत्वों को बचा पाएं। और मैग्नेटोस्फीयर के दोबारा सक्रिय होने के कारण यहाँ का एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिससे जो पानी बर्फ के रूप में पोलर कैप्स में रखा है वो भी तरल होकर नदी और समुद्र बना देगा। इसका एक रास्ता यह भी है कि हम फाइनमैन के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करें। कई सारी बहुत बड़ी बड़ी कॉपर की कॉइल्स लेकर अगर हम उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें तो इससे मैग्नेटोस्फीयर दोबारा बन सकता है, पर इसके लिए एक ऐसा एनर्जी सोर्स चाहिए जो कि बहुत बड़े अमाउंट में लगातार एनर्जी बनाता रहे। ये काम केवल न्यूक्लियर फ्यूजन से ही मुमकिन है, लेकिन उसमें भी जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का संचार बंद हुआ वैसे ही मैग्नेटोस्फीयर भी गायब हो जाएगा। और वैसे भी न्यूक्लियर फ्यूजन की तकनीकी सिर्फ कुछ समय के लिए सही है, लंबे समय के लिए यह तकनीकी काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की मात्रा लिमिटेड है। इसलिए हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। एक तरीका यह भी है कि हम मार्शियन कोर को वापस लिक्विड फॉर्म में लाएं और उसके लिए उसे हीट देनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो नामुमकिन सा है, क्योंकि किसी ऐसे इलाके को कैसे गर्म किया जा सकता है जो एक ग्रह के बिल्कुल बीचों बीच में धधक रहा हो। पर दोस्तों यह बिल्कुल मुमकिन है। मार्स का कोर उसके मेंटल से भी ज्यादा ठंडा है। उसके मेंटल का टेम्परेचर 1810 केल्विन है, जबकि कोर का सिर्फ 1320 केल्विन है, जो कि पृथ्वी के कोर का 1/4 भी नहीं है। और तो और मार्स का रेडियस भी पृथ्वी जितना बड़ा नहीं है। तो हो सकता है हम टेक्नोलॉजी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके और थोड़ा समय देकर इसे पॉसिबल कर पाएं। हाउ विल इट वर्क? अब बात करते हैं कि यह कैसे काम करेगा। सबसे पहले तो हमें वहां की टोपोग्राफी की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी, ताकि हम यह पता लगा सकें कि किस जगह रॉक डेंसिटी और मार्शियन कोर की दूरी दोनों ही बिल्कुल कम है, ताकि हम वहां ड्रिलिंग करके आसानी से उसकी कोर तक पहुंच सके। साथ ही हमें ऐसा मेटल या एलॉय चाहिए होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई हो, ताकि वह अंदर ही सतहों में पिघल ना जाए। काश हमारे पास मार्वल मूवीज वाला वाइब्रेनियम मेटल होता। खैर अभी के समय में हमारे पास ऐसी एक ही चीज है जो इस काम को कर पाएगी, और वह है डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो मार्शियन कोर के टेम्परेचर की दोगुना है। तो जाहिर है डायमंड हमारी इस ड्रिलिंग के काम में काफी अहम भूमिका निभाने वाला है। पर यह उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रोबोट्स, मशीन्स और बहुत सारे उपकरण चाहिए होंगे, जिनको बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्केल में डायमंड की जरूरत होगी। इन मशीन्स को बनाने और फिर इन्हें मार्स पर लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए। यह इतनी ज्यादा है कि दुनिया का सबसे अमीर देश भी यह फंडिंग नहीं दे सकता। इसके लिए सभी देशों को आपस में मिलकर अपने कैपिटल और रिसोर्सेज को शेयर करना होगा, ताकि ह्यूमंस अपने होम प्लेनेट के बगल में एक फार्म हाउस प्लेनेट खरीद सकें। खैर मजाक की बात है बाद में। चलिए मान लेते हैं कि हम यह फंड्स अरेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस पूरे मिशन का कंट्रोल हर वक्त अपने हाथ में रखना होगा, क्योंकि अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम नहीं है कि हम AI पर भरोसा कर सके। इसलिए हमें इस मिशन पर कई इंसानों को भी वहां पर भेजना होगा, जिसके लिए हमें मार्स पर कई बेस बनाने होंगे। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मान लेते हैं कि हमने अपनी मशीन से मार्स पर ऐसा गड्ढा बना लिया जो कि सीधा उसके कोर तक जाता है। अब रही उसे गर्म करने की बात, तो हम एक 5.5 × 10⁹ किलोमीटर बड़े कोर को ऐसे ही किसी मामूली टेक्नोलॉजी से गर्म नहीं कर सकते। उसके लिए हमें न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें किसी एटम बॉम्ब को कोर में ब्लास्ट करना होगा। यह सुनने में काफी खतरनाक लगता है, पर चिंता मत कीजिए दोस्तों, मार्स एक प्लेनेट है और न्यूक्लियर हथियार प्लैनेट्स को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और कैलकुलेशंस भी यही कहती हैं कि इससे मार्स क्रैक्स जरूर आएंगे, लेकिन ये उसके जमीनी संरचना को नहीं बदलेंगे। इससे होगा यह कि कोर का टेम्परेचर लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और कोर वापस लिक्विड रूप में आ जाएगा। फिर कन्वेक्शन करंट्स के कारण कुछ दशकों में यह कोर घूमने लगेगा और मैग्नेटोस्फीयर वापस बन जाएगा। इससे कई ज्वालामुखी भी सक्रिय हो जाएंगे और हमें अर्थक्वेक्स की ही तरह मार्स क्वेक्स भी देखने को मिलेंगे। और सौरमंडल का सबसे बड़ा माउंटेन ओलंपस मॉन्स भी एक्टिव वोल्केनो बनता दिखाई देगा।
पर यह सब कुछ समय तक ही रहेगा। उसके बाद वापस हर चीज नॉर्मल हो जाएगी और हमें एक और घर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।